नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे छिपे चेहरों के नाम अब सामने आने लगे हैं। दिल्ली हिंसा के कसूरवारों पर कानून का शिकंजा भी कसता जा रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों, खास तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। ये वही रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन पर भारत में चोरी छिपे दाखिल होने और अराजकता फैलाने के आरोप पहले भी लग चुके हैं। लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया ने पश्चिम बंगाल के उस इलाके की पड़ताल की जहां से बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। इसमें बांग्लादेश के भी लोग हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं। दिल्ली में हिंसा का रोहिंग्या कनेक्शन। हमने पिछले एक साल में 1970 बांग्लादेशियों को तकरीबन पकड़ा है। बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ पे स्मगलिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर के उस पार से जुड़े साजिश के तार। धक्का देते हैं, कई पत्थर मारते हैं। आज होगा लोकतंत्र के लुटेरों का पर्दाफाश। छब्बीस जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन के नाम पर जो उत्पात हुआ, उसके गुनहगारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। दिल्ली में जिस तरह अराजकता का माहौल पैदा किया गया, उसके कसूरवारों की फहरिस्त में नए नए नाम शामिल होते जा रहे हैं। खालिस्तान समर्थक, आईएसआई के एजेंट, अल्ट्रा लेफ्ट से जुड़े लोग और असामाजिक तत्वों के साथ अब एक ऐसे समुदाय का नाम भी जुड़ रहा है जिस पर चोरी छिपे भारत में दाखिल होकर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने के आरोप बहुत पहले से लगते रहे हैं। शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए तांडव के मुद्दे पर शक की सुई अब रोहिंग्या मुसलमानों की ओर भी घूमती नजर आ रही है। इसमें बांग्लादेश के भी लोग हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं, और जो लोग भी इसमें पंजाब के भी कुछ प्रमुख लोग शामिल हैं। इसमें जो भी है, इसका एनआईए, इसका सीबीआई तदंत होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई लाल किला जैसे पवित्र स्थान पर झंडे के साथ खिलवाड़ करना। दिल्ली में नंगा नाच वहाँ पर नाचे हैं ये। इन सभी लोगों के लिए सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी का सीधा आरोप है कि दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ कर आए रोहिंग्या समुदाय के लोगों का हाथ भी हो सकता है। वही रोहिंग्या समुदाय जिस पर पहले भी भारत में अस्थिरता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, जिस पर चोरी छिपे भारत में घुसकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और उल्टे केंद्र सरकार पर ही निशाना साध रही है। और सरकार में दिल्ली बीजेपी है, तो ये क्या आप मानते हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन का फेल्योर है? आप क्या कर रहे थे? नंबर 1। नंबर 2, बनगा या गुड़गांव या वागा या दिल्ली, ये चेंगड़ाबांधा जो भी बॉर्डर है वो तो आप ही का पास है। बॉर्डर का सोल्जर तो आप ही का पास है, तो आप क्यों घुसने देते हैं? आप असम में एक पॉलिटिक्स, बंगाल में एक पॉलिटिक्स। सुविधा की राजनीति करने वाली टीएमसी ने दिल्ली हिंसा के रोहिंग्या कनेक्शन से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी ने रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पर गेंद केंद्र सरकार और सुरक्षा बल की ओर उछालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल ये कि अगर आंदोलन की आड़ में अराजकता के पीछे रोहिंग्या समुदाय का हाथ है, तो फिर वो कहां से आए? पश्चिम बंगाल में कैसे दाखिल हुए? इनकी मदद कौन कर रहा है? इनकी पहचान बदलने का काम कौन कर रहा है? क्या वोट की खातिर लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 पहुंचा बांग्लादेश बॉर्डर से सटे उस इलाके में
जहां से रोहिंग्या चोरी छिपे भारत में दाखिल होते हैं। बांग्लादेश की सीमा पर है पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना में पड़ने वाला हाकिमपुर और तराली गांव। ये वो गांव हैं जो मानव तस्करी और स्मगलिंग का ग्राउंड जीरो बन चुके हैं। यहाँ न सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि रोहिंग्या मुसलमान भी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ बीएसएफ के जवान सरहदों की निगहबानी करते हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं, लेकिन इतनी मुस्तैदी के बाद भी यहाँ से रोहिंग्या भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें इस सोनाई नदी का सहारा मिल जाता है, वही सोनाई नदी जिसके एक छोर पर बांग्लादेश है और दूसरे छोर पर भारत। ये नदी ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है और यही नदी रोहिंग्या समुदाय की घुसपैठ में मदद भी करती है। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं इस समय भारत बांग्लादेश सीमा पर हूं, तो आपके मन में सवाल उठेगा कि कटीली तारे कहाँ हैं, फेंस कहाँ हैं। लेकिन यही है भारत और बांग्लादेश की सीमा, ये सोनाई नदी। आप उस पार जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बांग्लादेशी लोग हैं, वो एक बांग्लादेशी गांव है। नदी के बीचों बीच जो आप जहां पर ये बत्तख जो है तैरते हुए देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। जाहिर है बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वालों के लिए ये नदी किसी वरदान से कम नहीं। रोहिंग्या समुदाय और बांग्लादेशी घुसपैठिए नदी में जुगाड़ की नाव के सहारे भारत में दाखिल होते हैं और फिर नाव वहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। ऐसी ही एक जुगाड़ की नाव बीएसएफ की टीम ने हमारे कैमरे के सामने बरामद की। थर्मोकोल, प्लास्टिक और रस्सी से बनी ये जुगाड़ की नाव घुसपैठ का जरिया बन चुकी है। लिहाजा सीमा सुरक्षा बल के जवानों को इस इलाके में अतिरिक्त मुस्तैदी बरतनी पड़ती है। इंडियन जुगाड़ का बहुत बढ़िया एक उदाहरण ये देसी राफ्ट। इसके अंदर है थर्मोकोल और ऊपर ये काले रंग की प्लास्टिक। रस्सियों से जोड़कर इस राफ्ट को नदी में डाल करके और कुछ सेकंड्स के भीतर, सिर्फ 15 से 20 सेकंड के भीतर उस पार से इस पार आते हैं घुसपैठिए। बांग्लादेश से भारत में दाखिल होने वाले घुसपैठियों की मदद कौन और क्यों करता है? घुसपैठियों को किस तरह भारत का नागरिक बनाया जाता है और फिर उन्हें वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस इलाके में पड़ने वाले हाकिमपुर गांव के एक शख्स ने हमें पूरी कहानी बताई। पहचान छिपाने की शर्त मानने पर उसने बताया कि किस तरह रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर के उस पार से भारत में दाखिल होते हैं और अपनी पहचान बदल लेते हैं। দেখি ওরা আপনা করে নেয়, ওরা মানে তাদের ঠিকানা দেখে আপনা করে নেয়। তো বাংলাদেশিদের আধার কার্ডও আছে সেটা বলছো? বাংলাদেশে আধার কার্ড আছে, ওরা বানিয়ে নিয়েছে ইন্ডিয়া থেকে। ইন্ডিয়াতে গিয়ে ওরা বাইরে থেকে বানিয়ে নেয়, কিন্তু আমাদের দিকে এদিকে তো নাই, কারণ আমি দেখিনি, বলতে পারবো না। এই ব্যাপার। এখানে কি রোহিঙ্গা যেটা বলা হয়, অনেক রোহিঙ্গাও ঢুকছে? রোহিঙ্গা তো আছে, কিছু কিছু আছে, আমি অত শুনিনি, কেননা এদিকে অতটা তো এখানে বিএসএফের সঙ্গে করা হয় না, যে কতটা চলে আর কি জানি কিছুটা কিছুটা। সব থেকে তো মাঠে মাঠে থাকা হয়, তো ওই জন্য সব জানা যায় না। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का सच आपने देखा, लेकिन घुसपैठ के साथ तस्करी का गोरख धंधा भी जुड़ा हुआ है। तस्करी और रोहिंग्या समुदाय के कनेक्शन की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम इस इलाके में पड़ने वाले एक भारतीय गांव में गई, जहां घरों से ज्यादा दुकानें थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हाकिमपुर और तराली गांव में करीब 2322 घर हैं, जबकि दुकानों की संख्या 5000 के आसपास। हालांकि ज्यादातर दुकानों पर ताला जड़ा हुआ था, लेकिन हमारे मन में एक ही सवाल कौन रहा था कि इन दुकानों का घुसपैठ और तस्करी से क्या संबंध है। जहां तक नजर जाती हैं दुकानें ही दुकानें। आखिर क्या है इसके पीछे राज, क्या कहानी है? क्यों यहाँ पर बीएसएफ लगातार नजरदारी करे है? क्यों लोगों से शिकायत है? क्यों दुकानें बंद करवा दी गई? इन बंद पड़ी दुकानों का राज जानने के लिए हमने गांव वालों से बात की। हमने बीएसएफ के अधिकारियों से इन दुकानों का सच जानना चाहा। उनसे पूछा कि एक ही इलाके में हजारों की तादाद में दुकानें क्यों हैं, तो पता चला कि इन दुकानों के जरिए तस्करी का खेल होता था। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को सामान बेचे जाते थे, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी ने बॉर्डर के उस पार से जुड़े तस्करी के इस गोरख धंधे का न सिर्फ पर्दाफाश किया, बल्कि उस पर नकेल कसने का काम भी किया। अगर कोई स्मगलिंग करेगा, स्मगलर को पकड़ना तो बीएसएफ का काम है ना। स्मगलिंग होती है क्या? वो तो बीएसएफ को ही पता है।
बीएसएफ को पूछने से बीएसएफ इधर स्पीड बोर्ड दिया है, फेंसिंग लाइट लगाया है, 24 आवर्स ड्यूटी करता है। और आप लोगों को कुछ जानकारी है इस बारे में? जानकारी है, मतलब हम लोग बहुत परेशान में है मैम, बहुत परेशान में, क्योंकि इतने सारी दुकान है, आप देख रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन ये दुकान में सामान बीएसएफ लोग नहीं लाने दे रहा है। वो शिकायत कर रहे हैं, इस बात से मैं अवगत हूँ, पर वो शिकायत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इलीगल स्मगलिंग थी वो काफ़ी बड़ी उसमें थी अमाउंट में, जिसके कारण उनकी वो स्मगलिंग बंद हुई है और उसके कारण ये रेजिस्टेंस उनका, ये इससे इनकी जीविका के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है, जिसके कारण वो रेजिस्टेंस है। बांग्लादेश से सटे इस इलाके में तैनात बीएसएफ ने न सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर लगाम लगाने का काम किया है, बल्कि तस्करी के धंधे में भी सेंध लगाई है। तो शायद यही वजह है कि यहाँ बीएसएफ के जवानों पर हमले भी होते हैं, उन पर पत्थर भी फेंके जाते हैं, कभी कभी तो गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की जाती है। बीएसएफ के मुताबिक यहाँ से लगभग हर जरूरी सामान की तस्करी होती है। बांग्लादेश के उस पार बसे गांव ढाका से दूर हैं, लिहाजा भारत के इस इलाके से सामान बॉर्डर के उस पार भेजा जाता है। बीएसएफ ने पिछले साल 1970 बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ करते हुए पकड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या भारत से बांग्लादेश जाने वाले घुसपैठियों की है। यहाँ पे जब हमने टेक ओवर किया था तब तकरीबन 1500 से 2000 के आसपास दुकानें थी जो फंक्शनल थी। बांग्लादेश में यहाँ से साड़ी जाती है, फैंसी डाइल जाती है, बांग्लादेश में यहाँ से ग्रोसरी का सामान जाता है, राइस जाता है, यूरिया जाता है, यहाँ से टॉय जाते हैं, यहाँ से बच्चों की साइकिल जाती है, स्पेयर पार्ट्स जाते हैं मोटरसाइकिल्स के, यहाँ से और जो ग्रोसरी के आइटम है, टॉफ़ी है, मतलब एवरी बेसिक आर्टिकल यहाँ से वहाँ पे जाता है। उसका रीज़न ये है कि ढाका यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। जाहिर है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के इस इलाके में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ के साथ तस्करी का धंधा भी चल रहा था, जो अब बीएसएफ की रणनीति से तबाह हो चुका है। लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी अगर भारत में दाखिल भी हो जाते हैं तो राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या राज्य सरकारें वोट बैंक की खातिर अवैध घुसपैठ को मौन सहमति देती हैं? किसान आंदोलन के अंत की शुरुआत हिंसा भड़कने के बाद हुई। ट्रैक्टर परेड के नाम पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ जो कुछ हुआ उसने कई नए वीडियो सामने आ गए हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त राजपथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न चल रहा था, उसी समय किसानों के तेज रफ्तार ट्रैक्टर और उग्र भीड़ को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में एक मैसेज आया। जब तक पुलिस एक्शन में आती तब तक हिंसक भीड़ बेकाबू होकर चारों ओर हाहाकार मचाना शुरू कर चुकी थी। हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस। जो भी उसमें भाग लेने वाले उनको उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी। उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एफआईआर। जहां पर लोग रहा करते थे, लेकिन फिलहाल ये तमाम जो टेंट हैं वो खाली हो गए हैं। किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस। यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो है यहाँ से हट जाइए और जो आपने तय किया है उसी रूट पे जाइएगा, जो कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और हम भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। घायलों का जायजा लिया गृह मंत्री ने। छब्बीस जनवरी को आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ते हुए लाल किले तक पहुंच गए थे और दिल्ली पुलिस के बंदोबस्त और पहले से तय की गई तमाम कानूनी शर्तों को रौंदते हुए लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगा दिया था। इस उपद्रव में दिल्ली पुलिस शुरू में बैकफुट पर नजर आ रही थी। 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है और
जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। दरअसल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव में दिल्ली पुलिस के करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जाहिर है पुलिस वालों का इस तरह जख्मी होना किसी भी सूरत में पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर गृह मंत्री तक किसी को भी गंवारा नहीं हो सकता। उन्हीं घायल पुलिस वालों की मिजाज पुरसी के लिए गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने उन अस्पतालों का दौरा किया जहां घायल पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। गृह मंत्री ने सिविल लाइंस में ट्रॉमा सेंटर और तीरथ राम हॉस्पिटल में घायल पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब तक दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ कई राउंड की बातचीत कर चुके हैं और पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि इस मामले में जो भी कसूरवार है उसे बख्शना नहीं चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह एक अस्पताल की यात्रा करने के बाद तीरथ राम अस्पताल आए हैं और यहां पर घायल जवानों से मिलेंगे। यहां पर कुल 6 जवानों को भर्ती किया गया था। देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह हैं यहां पर और अस्पताल प्रबंधन से मिल रहे हैं और कैसा उपचार चल रहा है, किस तरीके का उपचार चल रहा है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर की उन्होंने विजिट किया था और अब उन्होंने यहां पर विजिट किया है। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद के हालात से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलते ही दिल्ली पुलिस और आसपास के राज्यों की पुलिस फौरन हरकत में आ गई। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन स्थल पर दिल्ली पुलिस ने गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इसके साथ ही पुलिस ने लंगर की गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी। पुलिस ने नए बंदोबस्त के मुताबिक अब धरना स्थल तक मीडिया और पुलिस के अलावा कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। 26 जनवरी में किसान ट्रैक्टर रैली में जो हिंसा हुई उसके बाद कल 2 किसान संगठनों ने अपने आप को इन आंदोलन से अलग कर दिया है। यहाँ गाजीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर ऊपर की तरफ बीएम सिंह का जो संगठन था वो बैठे हुए था, नीचे की तरफ राकेश टिकैत का संगठन। ऐसे में बीएम सिंह ने यहाँ से अलविदा कह दिया है इस आंदोलन को और इसकी तस्वीरें भी दिखा रही कि काफी हद तक खाली भी नजर आ रहा है गाजीपुर का ये जो पूरा एरिया है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये टेंट्स लगे थे जहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन फिलहाल ये तमाम जो टेंट्स हैं वो खाली हो गए हैं, लोग यहाँ से जा चुके हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सख्त कार्रवाई के मूड में आ चुकी है। एक सांसद के नाते मैं अमित शाह जी को ये पूरी घटना के बारे में एक कमेटी की नियुक्ति करने के लिए मांग कर रहा हूँ और उस कमेटी ने 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा विषय नहीं है, ये फार्मर और किसानों का विषय नहीं है, ये देश का विभाजन और देश को बहुत नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को हिंसा से जुड़े कुछ और वीडियो जारी किए हैं। हिंसा के ये ताजा वीडियो उन दोषियों की पहचान करने में दिल्ली पुलिस के मददगार होंगे जिन्होंने किसान आंदोलन को आतंक का जामा पहनाया। इसी बीच पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर कर अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी और कहा कि उनको जानबूझकर निशाने पर लिया जा रहा है। तो बहुत गल्लां खोल सकदा मैं, बड़ियां गल्लां खोलियां जा सकदियां, पर हजे टाइम नहीं है, हजे बहुत गल्लां नूं पीना पऊगा। पर मैं सच नूं सामने लिया के थोड़े रखूंगा, बादलील रखूंगा। तुसी गदार दा सर्टिफिकेट दई जाने हो, मैं फेर खड़ा और बहुत कुछ पी बैठा हजे अंदर। जे मैं किते परतां फरोलण ते आ गया ना ते ये सारा कुछ खोलण ते आ गया, जिहड़े गुज्जे भेद हुंदे आ तां इत्थे भज्जिआं नूं राह नहीं देख मिलने। हालांकि दीप सिद्धू को लेकर सियासी खींचतान भी शुरू हो चुकी है। जब प्रमुखता से नाम आया है तो सबसे बाद इनके खिलाफ और लखा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब अगर दोषी माना जाए तो केवल और केवल ये दोषी है। पुलिस कंट्रोल रूम को 26 जनवरी को 12 बजे इत्तला मिली थी कि भीड़ ट्रैक्टर और निजी वाहनों से लाल किले की तरफ बढ़ रही है। उस वक्त गणतंत्र दिवस की परेड से झांकियां वापस लौट रही थीं। भीड़ ने लाल किले पर पहुंचने के लिए आईटीओ से 3 जगह बैरिकेड तोड़े। हजारों की संख्या में उपद्रवी अंदर घुस गए, जिनके हाथ में पिस्टल, तलवार, फरसे, डंडे थे। उपद्रवियों ने पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से दौड़ा कर मारा और बंधक बना लिया। उनका जो सामान था वो लूट लिए। एक से MP5 गन लूटने की कोशिश की। जब वो नहीं लूट पाए तो उसके 20 कारतूस छीन ले गए।
हालांकि इस बीच न्यूज 18 उस महिला पुलिस अधिकारी तक भी पहुंच गया जिसने किसानों को रोकने और तय रूट से हटकर दिल्ली जाने से रोका भी था। तो हम उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो है यहाँ से हट जाइए और जो आपने तय किया है उसी रूट पे जाइएगा, जो कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और हम भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच 26 जनवरी पर लाल किले पर झंडा लहराने वाले शख्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसकी पहचान तरन तारण के तारा सिंह गांव के जुगराज सिंह के तौर पर हुई है। 22 साल का जुगराज सिंह और उसके परिवार के लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। 26 जनवरी की हिंसा से पहले देश का जनमन किसान के साथ खड़ा था, लेकिन 26 तारीख को किसानों के भेष में आए उत्पातियों ने तिरंगे का अपमान किया तो देश का आक्रोश भड़क उठा। किसानों के विरुद्ध भड़की भावना से आंदोलन अंत के करीब नजर आ रहा है। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। राजधानी और आसपास के लोग 2 महीने से असुविधा झेलते हुए भी किसानों के साथ खड़े थे, लेकिन 26 जनवरी के उत्पात के बाद देश का मूड पूरी तरह बदल गया है। हम बॉर्डर खाली कराएंगे। अब इन्होंने जो अपमान किया है हमें ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। देश के अपमान पर भड़का आक्रोश। उत्पात से बिफरा जनमन। जल्दी यहाँ से निकले, 24 घंटे में जनता बोली, करो आंदोलन का अंत। किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो बीते 2 महीने से असुविधा झेल रहे थे। ये वही लोग हैं जो रोटी, रोजगार, काम धंधा सब चौपट होने के बाद भी किसानों के साथ खड़े थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसान हमारे भाई हैं, इनके हित के लिए अपना सुख त्यागने को तैयार हैं। ये किसान नहीं है, इन्होंने 300 पुलिस वालों को घायल किया है। लेकिन अब सब बदल गया है। सद्भावना आक्रोश में बदल गई। दिल्ली पुलिस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिरंगे का अपमान नहीं रहेगा हिंदुस्तान। भाईचारा गुस्से में बदल गया, समर्थन का नारा विरोध में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसान आंदोलन की आड़ में छिपे एजेंडाधारियों ने देश के माथे पर कलंक लगाने की कोशिश की। किसान के भेष में आए देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने देश के गर्व तिरंगे को गाली दी, देश के गौरव लाल किले का अपमान किया। किसान जो लक्ष्य हासिल करने निकले थे उसका रास्ता धरने के तिरपाल से होकर जाता है, लेकिन धरने के तिरपाल से उठकर किसान संगठनों ने जो रास्ता अपनाया उससे पूरा आंदोलन ही अपवित्र हो गया। अब इसी अपवित्र हो चुके आंदोलन के खिलाफ लोगों का आक्रोश है, क्योंकि सब कुछ समझने वाली जनता भी अब समझ चुकी है कि धरने के तिरपाल से लोग अपनी अपनी राजनीति के रेड कारपेट बिछाने का ख्वाब देख रहे हैं। जनता समझ गई कि अपने अपने राजनीतिक हित साधने वालों की नीयत इतनी खोटी है कि वो देश के गौरव को गिरवी रखने पर उतारू हो गए हैं। इसीलिए सब पलट गया है। हमारे साथ छल हुआ है, कोई बात नहीं, धैर्य रखो। बीते 2 महीने से सिंघू बॉर्डर के आसपास के लोग किसानों के साथ खड़े थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है।
26 जनवरी को मचे उत्पात के बाद गुरुवार को सिंघू बॉर्डर पर किसानों के विरोध में लोग जमा हुए। हाथों में तिरंगा और मन में देश प्रेम की गंगा लिए लोगों ने ऐलान किया कि अपवित्र हो चुके आंदोलन को खत्म करा के दम लेंगे। जनता ने कह दिया कि किसानों को सड़क खाली करनी ही होगी। इस समय हम सिंघू बॉर्डर के उस मंच के पास हैं जहां पर 2 महीने से किसान बैठे हैं और अपने आंदोलन को कर रहे हैं, लेकिन अचानक आज दोपहर को एक भीड़ यहां पर आती है और जो आसपास के खुद को किसान कह रहे हैं उनका कहना है कि हम यहां पर तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेंगे, क्योंकि जो 2 महीने से किसान बैठे थे उन लोगों ने जो 26 जनवरी को किया है वो एक किसान नहीं कर सकता है। ये मेरे दाहिनी तरफ जो है वो किसानों का मंच है जहाँ पर किसान लगातार बैठे हुए हैं और काफी दिनों से यहाँ पर किसान है, पुलिस है। बॉर्डर पर बढ़ती भीड़ देख सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। क्रेन के जरिए बैरिकेडिंग दुरुस्त की जाने लगी। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से दोपहर बाद आईं। इनसे साफ है कि धरना स्थल से बड़ी तादाद में किसान लौट चुके हैं, टेंट खाली पड़े हैं। 26 जनवरी के उत्पात के बाद सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस की तैनाती भी गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। 26 जनवरी के उपद्रव के बाद कुछ किसान संगठन भी आंदोलन से हट गए और बहुत से किसान भी लौट गए हैं। करीब 2 महीने से बंद दिल्ली नोएडा के बीच पड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर खुल चुका है और यहां बैठे किसान अपनी मर्जी से लौट गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत और गाजियाबाद प्रशासन के अधिकारियों की बातचीत हुई। ये कोशिश की गई कि किसान नेताओं को मनाकर गाजीपुर बॉर्डर खाली कराया जाए। कोई गिरफ्तार नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। जिस 26 जनवरी की तारीख को किसान अपने आंदोलन का सबसे बड़ा दिन बनाने वाले थे, वही दिन उनके आंदोलन का अंत नजदीक ले आया।